नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक देशों को सामूहिक रूप से आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को घरों का मालिकाना हक दिया गया। प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाय का आह्वान किया कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाए। असम और मेघालय सरकार ने सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर के रनावाड़ी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट सैन्य कार्रवाई में कमी का फैसला, लेकिन कहा यह संघर्ष विराम नहीं। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हराया। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने पुडुचेरी में मजदूर संघ आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्हें फ्रांस और ब्रिटेन के औपनिवेशिक अधिकारियों ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने सुतांतीरम का प्रकाशन भी शुरू किया था। इसका सही जवाब है वी सुबैया। उन्होंने तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलनों में हिस्सा लिया था। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं गोवा में पोंडा के संतोष एस हरनकर। मैं गोवा से संतोष हरनकर बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार में अमृत महोत्सव क्विज के सवाल ज्ञान बढ़ाता है। इसी पहेली में मैं सही जवाब देकर विजेता बना, इसका मुझे बहुत आनंद होता है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 4 अप्रैल को पूछा जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वो आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में शामिल होकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका कर रहा है। सम्मेलन की तैयारी के लिए बिम्स्टेक संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की सोमवार को बैठक हुई, जबकि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कल हुई। संगठन के सदस्य देश कोविड महामारी से उभरी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक के तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान अनिवार्य है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से आतंकवाद और उग्रवाद में सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। श्रीलंका के कोलंबो में कल बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों में लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उसका विस्तार करने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार और सामूहिक परियोजनाओं पर अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को लगभग 2 करोड़ घरों का स्वामित्व मिला है। श्री मोदी ने कहा कि इससे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के लिए आयोजित गृह प्रवेशम समारोह को संबोधित कर रहे थे।
पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए। श्री मोदी ने कहा कि निर्धनों को पक्का मकान देने की केंद्र सरकार की योजना ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब निर्धन सशक्त होंगे तो उनमें गरीबी से लड़ने का साहस आएगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं का सम्मान और उनका जीवन आसान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पिछले 2.5 वर्ष में 6 करोड़ से भी अधिक घरों में पीने के पानी की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुआ समुदाय का आह्वान किया है कि वे समाज से हर स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाएं। श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी में मथुआ धर्म महामेला को संबोधित कर रहे थे। आज मैं मथुआ समाज के सभी साथियों से कुछ आग्रह करना चाहूंगा। सिस्टम से करप्शन को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर हम सबको जागरूकता को और अधिक बढ़ाना है। अगर कहीं भी किसी का उत्पीड़न हो रहा हो तो वहां जरूर आवाज उठाएं। ये हमारा समाज के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है। ये मेला श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि समाज में कहीं भी हिंसा और अराजकता होती है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मथुआ महामेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिरूप है। ये परंपरा इस समय और समृद्ध हो रही है। एकजुटता, भारतीयता, अपनी आस्था के प्रति समर्पण रखते हुए आधुनिकता को अपनाना, ये सीख हमें महान मथुआ परंपरा में और उस परंपरा से मिली है। जब भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेद करने की प्रवृत्ति को देखते हैं तो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का जीवन, उनका दर्शन और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्यों को भी सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर योजनाएं लेकर आती है और जब सबका प्रयास देश के विकास में भागीदार बनता है, तब हम समावेशी समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर होते हैं। संसद ने वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने उन्हें विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा को वापस भेज दिया है। इसके साथ ही संसद ने वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय कार्यवाही पूरी कर ली है। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शेष 5 एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में बना हुआ है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विदेशों के निवेशकों ने इस सरकार की निर्णायक क्षमता पर भरोसा किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि बजट में उन संसाधनों में कटौती नहीं करनी चाहिए जिनसे आम लोगों पर दबाव बढ़ता हो। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 183 करोड़ 79 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 23 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 करोड़ 49 लाख टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित लाभार्थियों को टीके की 2 करोड़ 28 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक देशों को सामूहिक रूप से आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को घरों का मालिकाना हक दिया गया। प्रधानमंत्री ने मथुआ समुदाय का आह्वान किया कि वह भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाए। असम और मेघालय सरकार ने सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जम्मू कश्मीर के रैनावाड़ी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट सैन्य कार्रवाई में कमी का फैसला, लेकिन कहा ये संघर्ष विराम नहीं। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हराया। असम और मेघालय सरकार ने कल नई दिल्ली में सीमा विवाद के समाधान के समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और राज्यों के बीच सीमा विवादों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि शांतिपूर्ण और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये समझौता मील का पत्थर सिद्ध होगा। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को समाप्त करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3 वर्ष में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रत्न और आभूषण उद्योग से अपने निर्यात लक्ष्य को 35 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर करने का आह्वान किया है। दुबई में कल भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा रत्न और आभूषण क्षेत्र को महत्व दिया है और उनका लक्ष्य इस क्षेत्र में भारत को सर्वोच्च बनाना है। उन्होंने कहा कि न केवल मेड इन इंडिया बल्कि डिजाइन इन इंडिया आभूषणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आभूषण हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहे हैं। केंद्र ने मुफ्त श्रेणी के तहत तुअर और उड़द के आयात को 31 मार्च 2023 तक 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में तुअर और उड़द की आयात नीति क्या होगी, इस बारे में इस निर्णय से लोगों की आशंकाओं का समाधान हो जाएगा। इस उपाय से उपभोक्ताओं को उचित दर में लोगों को दाल उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रैनावाड़ी में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी नागरिकों की हत्या सहित हाल के कई आतंकी हमलों में शामिल थे। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के खास इतलात पे श्रीनगर शहर के रैनावाड़ी मोहल्ला में पिछली रात ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 2 खूंखार दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों लश्कर-ए-तौबा के साथ रिलेटेड थे। बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन वहां से पकड़ा गया है। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के एक गांव में पुलिस ने 321 जिलेटिन छड़ और 500 डिटोनेटर बरामद किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनुधा नागनाथ तालुका में एक गांव के खेत में छापा मारा और एक कोठरी में बड़ी मात्रा में जमा किए गए विस्फोटक पदार्थ जब्त किए। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन ने कल शाम वारंगल में 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति और धरोहर के संरक्षण से लोगों के बीच एकता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे आयोजनों से कलाकारों और कारीगरों को अपना शिल्प कौशल प्रदर्शित करने में मदद मिलती है। इस अवसर पर उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की क्षेत्रीय इकाई द्वारा प्रमुख तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो इब्राड कासोबान कल रात भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को और सुदृढ़ करने और विभिन्न क्षेत्रों में जारी सहयोग पर विचार विमर्श होगा। यूरोपीय संघ के 4 देशों ने एक साथ कदम उठाते हुए जासूसी के संदेह में कल 40 से अधिक रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया।
आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और चेक गणराज्य ने कल कुल 43 दूतावास कर्मचारियों के निष्कासन के आदेश दिए। नीदरलैंड्स ने 17, बेल्जियम ने 21 और आयरलैंड ने 4 वरिष्ठ रूसी अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक सैन्य कार्रवाई में कमी करने का फैसला किया है, लेकिन कहा है कि यह संघर्ष विराम नहीं है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के उत्तरी क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने का वचन दिया। हालांकि रूस ने मारियोपोल, सुमे, पूर्व में खार्किव और दक्षिण में खेरसन और माइकोलेव जैसे क्षेत्रों में जारी भारी संघर्ष के बारे में कुछ नहीं कहा। इस बीच यूक्रेन के वार्ताकारों ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि का आह्वान किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजपुताना को मिलाकर 30 मार्च 1949 को इस राज्य का गठन हुआ था। राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के नाते जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। देश की आजादी के बाद भारत को एकजुट और संगठित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया। 17 मार्च 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर और अलवर का नेतृत्व संभाल लिया, क्योंकि दंगाग्रस्त इन रियासतों के शासक वहां शांति स्थापित करने में विफल रहे थे। निकटवर्ती क्षेत्र करौली और धौलपुर भी मत्स्य संघ के गठन के लिए साथ आने पर सहमत हो गए। कोटि कोटि कंठा सुगावा मेरा जयगा मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान। 25 मार्च 1948 को दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजपुताना के 10 और क्षेत्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और किशनगढ़ भी पूर्वी राजस्थान के नाम से एक अलग संघ के गठन के लिए साथ मिल गए। इसके बाद 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर, मेवाड़ भी राजस्थान संघ में शामिल हो गए। 30 मार्च 1949 को 4 और राज्य जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी इस संघ से जुड़ गए और इस पूरे क्षेत्र को ग्रेटर राजस्थान कहा गया। नीमड़ा और लावा रियासत भी इस एकीकृत समूह में शामिल हो गए। इस तरह से समग्र राजस्थान के गठन के उपलक्ष्य में 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राखी आन बान और शान मारो प्यारो राजस्थान। राखी आन बान और शान मारो प्यारो राजस्थान। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ ग्रेटर राजस्थान में मिला लिया गया और इस परिसंघ को ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राज्य का नाम दिया गया। सिरोही राज 26 जनवरी 1950 को इस परिसंघ में शामिल हुआ और ये परिसंघ संयुक्त राजस्थान कहलाया। राज्य पुनर्गठन समिति के प्रस्ताव पर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का भी नवंबर 1956 में राजस्थान में विलय हो गया। मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील और गुजरात के अबू तहसील का भी उस समय राजस्थान में विलय हुआ था और इस तरह से वर्तमान के राजस्थान राज्य का उदय हुआ।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी करीम खान का भी स्मरण कर रहे हैं। करीम खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। वे कोटा के कार्यकर्ताओं में प्रमुख नेता मेहराब खान के छोटे भाई थे। आरंभ में कोटा राज सेना में एक सैनिक रहे करीम खान कोटा राज के महाराव और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन विद्रोह में शामिल हो गए। करीम खान 15 अक्टूबर 1857 को पॉलिटिकल एजेंसी कोटा पर हुए हमले में शामिल थे। इस हमले में पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन और उनके 2 पुत्र मारे गए थे। करीम खान ने 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस महान देशभक्त को हमारा सादर नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ नाग का भी स्मरण कर रहे हैं। वे 30 मार्च 1943 को शहीद हुए थे। नाग का जन्म 23 मई 1917 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन में हुआ था। वे ब्रिटिश प्रशासन में उप सहायक सर्जन के रूप में कार्यरत थे। बाद में वे भारतीय स्वतंत्रता लीग में शामिल हो गए और वित्तीय रूप से लीग की मदद के लिए काम करते रहे। 22 जनवरी 1943 को जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सेलुलर जेल में डाल दिया गया। 30 मार्च 1943 को अंडमान द्वीप के दुगनाबाद में उन्हें गोली मार दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ नाग को हमारा शत-शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। अभ्यास abhyas.airnews@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। IPL क्रिकेट में पुणे में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज लू चलने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। शिलंग और अगरतला में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। गंगटोक में तेज हवाएं चलने और वर्षा का अनुमान है। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
और नईम, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, मध्य प्रदेश के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि गरीबों के लिए बने 2 करोड़ घरों की महिलाएं मालकिन और मालिकाना हक मिलने से सशक्त होगी महिलाओं की आवाज, अमर उजाला की पहली खबर है। देश की अर्थव्यवस्था पर महामारी जैसा है रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ये बयान दैनिक जागरण की पहली खबर है। 50 साल पुराना असम और मेघालय का सीमा विवाद सुलझने को लोक सत्ता ने दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते को ऐतिहासिक बताया है। आतंक और हिंसक चरमपंथ के खिलाफ मिलकर लड़े, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच इस वक्तव्य को जनसत्ता ने प्रमुखता से दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध से दुनिया को अब तक 60,000 करोड़ डॉलर के नुकसान को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है, युद्ध का वैश्विक विकास दर पर असर। उधर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, रूस और यूक्रेन के रुख ने जगाई आस, कीव पर हमले कम होंगे, पुतिन जेलेंस्की मुलाकात मुमकिन। कश्मीर गुलजार 3 महीने में पहुंचे 3 लाख पर्यटक, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, बदली आबो हवा में सैलानियों ने किया घाटी का रुख, 10 साल में इस बार सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे कश्मीर। राजस्थान पत्रिका ने सेहत से खिलवाड़ शीर्षक से लिखा है, यूट्यूब पर झोला छाप का बोलबाला, झटपट इलाज से कमा रहे लाखों। पत्र आगे लिखता है कि अमेरिका में उठे सवाल कि ऐसे इलाज से नुकसान भी हो सकता है। दिल्ली समेत 7 सूबों में मार्च से चलने लगी लू, हिंदुस्तान की पहली खबर है। पत्र के अनुसार 10 दिन तक हालात में अभी नहीं दिख रहा सुधार। दिल्ली में 1 अप्रैल से लेन से बाहर गई बस तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। पत्र के अनुसार सरकार जारी करेगी व्हाट्सएप नंबर जिस पर लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दैनिक भास्कर ने गुजरात में नासा के सैटेलाइट से कच्छ रण की ली गई पहली तस्वीर देते हुए लिखा है कि सफेद चमकता हुआ अद्भुत नजारा लोगों का मन मोह लेता है। इसके दोनों ओर सफेद रण हड़प्पन संस्कृति की राह देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक देशों को सामूहिक रूप से आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को घरों का मालिकाना हक दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय का आह्वान किया है कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाएं। असम और मेघालय सरकार ने सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर के रैनावाड़ी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट सैन्य कार्रवाई में कमी का फैसला, लेकिन कहा यह संघर्ष विराम नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।